अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैलरी मौजूद फखर में खुश आमदीद। इस्लामाबाद में जनाब अहम बैठक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब जजेस और वकला आमने सामने आए हुए हैं और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह से ही एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ गई है और सुप्रीम कोर्ट के दरों दीवार से आवाजें बुलंद हो रही हैं। बंदयाल तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, क्योंकि ये वो मरसिया है जो इस वक्त वहां पर पढ़ा जा रहा है। आला तरीन अदालत के दो आला तरीन मुंसफ इस वक्त इसी ही सिचुएशन से दो चार नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज भी बज़ाहिर इस तरह के इम्कानात नजर आ रहे थे कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अदलिया में तकसीम का तासुर भी इस हद तक देना है कि काजी साहब अपने सामने किसी की चलने नहीं दे रहे, और इसके साथ साथ इस बात का भी तासुर दिया जाना था कि जनाब किसी भी सूरत जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरानदार और आइनदार हैं ये किसी कंप्रोमाइज पर आने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह को लेकर जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के दरमियान खुली अदालत में न सिर्फ अनबन हुई है बल्कि जुमलों का तबादला भी हुआ है, बल्कि नौबत इस हद तक आ गई कि फुल बेंच के टूटने का इम्कान भी पैदा हो गया था, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया गया था कि अगर मेरी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो इस बेंच में बैठने का क्या फायदा। अब असूली तौर पर तो होना यह चाहिए था कि जो इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती, यानी जिस मकसद के लिए फुल कोर्ट बैठा है फुल कोर्ट उस मामले को एड्रेस करता और जो दो सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं उन सवालात का जायजा लेकर इस मामले को खत्म करता और उसके लिए वकला से जो मुआवनत है वो हासिल की जाती, क्योंकि आइन और कानून तो जजेस साहिबान को समझाने की किसी को जरूरत नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, इसके दरमियान प्रोविजंस कैसी हैं। लेकिन जो सवालात उनके जहन में मौजूद हैं उन सवालात का जायजा अगर वकला के दलाइल से मिलता है तो बात आगे बढ़ जाती है। दो सवाल बड़े सिंपल हैं कि क्या पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए कोई राह अमल का तयन कर सकती है या नहीं, जिसकी रोशनी में उन पैरामीटर्स के ऊपर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने लिए कवायद या रूल्स का तयन करे, उसके अंदर अमेंडमेंट करे या नए रूल्स को डिफाइन करे और उसके मुताबिक अपने प्रोसीजर को लेकर आगे बढ़े और इस प्रैक्टिस पर अमल दरामद करते हुए मुकदमात की समाअत सुनी जाए। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल आ जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुकदमात चल रहे हैं या वो तमाम मुकदमात जो अवामी मफाद के नाम पर क्लॉज 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बराह रास्त दायर किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त उन मुकदमात को सुनती है, उन मुकदमात के फैसलों पर अपील कैसे दी जाएगी, क्यों दी जाएगी और अगर नहीं दी जाएगी तो उसकी क्या वजह है। क्या सुप्रीम कोर्ट का एक जज, दो जज, तीन जज, पांच जज ही अक्ले कुल हैं? क्या उनसे किसी तरह की गलती नहीं हो सकती? और वो जो इख्तलाफ होता है जजेस के दरमियान फैसलों के अंदर, क्या उन फैसलों से जो रिलीफ का एक ऑप्शन उस मुतासर फरीक के लिए निकलता है, क्या वो रिलीफ का ऑप्शन उस मुतासर फरीक को मिलना चाहिए? नहीं। मेरा ख्याल है कि ये दो सवाल हैं और इन्हीं दो सवालात के इर्द गिर्द ये सारी की सारी नेटिंग होती है और इसी के ऊपर जो प्रोसीजर्स हैं वो आगे बढ़ते हैं। असूली तौर पर मेरा ये ख्याल है होना ये चाहिए था कि फुल कोर्ट का इजलास शुरू होने से पहले ही जजेस आपस में बैठकर इस कार्रवाई को लेकर आगे कैसे चलना है इसके लिए फार्मूला वज़ा कर ले, तो आपस में तय करते कि ना वकील की बात मुकम्मल होगी उसके बाद सवालात होंगे, जज साहब अपने सवालात नोट करें और सवालात पूछें और वकील साहब उसके जवाब देंगे, मामला आगे बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा वकील आ जाएगा। लेकिन ये एक अजीबोगरीब तरीकाकार है कि वकील की बात अभी मुंह में होती है, अभी उसकी दलील मुकम्मल ही नहीं होती कि जानबूझकर उसको बार बार इंटरप्ट किया जाता है ताकि वो नुक्ता जिसको वो उजागर करना चाहता है वो उजागर ना हो और दूसरी जानिब बैठे हुए जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान है वो अपनी सुप्रीमेसी का तासुर कायम कर सकें और ये बता सकें कि तुमसे ज्यादा आइन और कानून का हमें पता है, या वो इस बात का तासुर देना चाहें कि जनाब तुमसे ज्यादा तुम्हारी बात जो अभी दिल में मौजूद है वो हम तक पहुंच चुकी है। इस तरह का मेरा ख्याल है ये तासुर देने का मामला है और शायद यही वजह है कि आज के जो फुल कोर्ट इजलास है वहां पर भी ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिली, खास तौर पर उस वक्त जब जो जज साहिबान थे वो एमक्यूएम के जो लॉयर हैं, एमक्यूएम के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, वो दलाइल दे रहे थे और उनके दलाइल के दरमियान ही
बार बार इंटरप्शन की जा रही थी। और ये जो 3 जज साहिबान थे जो बुनियादी तौर पर इस सारे मामले को लीड कर रहे थे या इसके अंदर बार बार इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे, उनमें से एक थे जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। इस केस का आगाज में ही इस तरह की सिचुएशन जब डेवलप हुई तो सवाल अभी, उनके दलाइल अभी जारी थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ये जो दरखास्त गुजार हैं उनके फैसलों की तशरीह दुरुस्त हो तो फिर एक्ट गलत है। इन फैसलों और मौजूदा केस में मगर फर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सादा अक्सरियत की कानून साजी से बदल सकती है या नहीं, ये वो बुनियादी सवाल है जिसका उन्होंने जिक्र किया। और अभी वो इस पर अगली बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जनाब मैं 2 केसेस हैं जिनका मैं हवाला दूंगा। एक बाज काकड़ साहब का केस उन्होंने बताया और दूसरा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट से मुतल्लिक फैसले का उन्होंने हवाला दिया। इस पर वो बात करना चाहते थे कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने सब्जेक्ट टू लॉ के बारे में सवाल उठाया और उनका ये कहना था कि क्या इसका मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। चीफ जस्टिस ने उनको उस वक्त टोका और रिमार्क्स दिए कि वकील साहब को मुखातब करते हुए कि आप सवालात का जवाब देने की बजाय अपनी बात मुकम्मल करें। अभी वो इस पर लेकर अभी वो आगे ही चल रहे थे कि जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एंट्री डाल दी। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एंट्री डाली तो उन्होंने इस सवाल को उसके बाद फिर जो चीफ जस्टिस साहब हैं और जस्टिस मुनीब साहब हैं इनके दरमियान हो जाती है तकरार और वो तकरार जरा थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है इस तरह से कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से जो सवाल हुआ और उन्होंने भी आर्टिकल 190 के हवाले से सवाल किया जिस पर चीफ जस्टिस ने टोकते हुए वकील साहब को मुखातब करते हुए कहा कि आप अपने दलाइल जारी रखें, जिस पर जस्टिस मुनीब साहब ने गुस्से का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया और ये कहा कि बेंच पे मौजूद जज की हैसियत से सवाल करना मेरा हक है और वकील चाहे तो जवाब दे या ना दे। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उन्हें मुखातब करते हुए कहा कि मैं अपने मुअज़्ज़ज़ कुलीग से ये बात एक मर्तबा फिर उनके सामने रखना चाहूँगा कि बार बार सवालात से ये केस सारी उम्र चलता रहेगा। हमारे पास और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनका हमने जायजा लेना है और उनके फैसले करने हैं। हम इस एक केस को लेकर नहीं बैठ सकते। जिस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि मैं तो सवाल पूछूंगा। काजी साहब ने वकील साहब से कहा कि आप दलाइल दें। फिर जस्टिस साहब ने मुनीब साहब इसके अंदर आ गए, उन्होंने कहा जनाब मेरा मसला मेरा सवाल है, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। चीफ जस्टिस ने फिर उनको जो है मुखातब करते हुए कहा कि पहले दलाइल तो मुकम्मल होने दे। जिस पर जस्टिस मुनीब साहब ने यह कहना था कि अफसोस मुझे रोका जा रहा है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील को कौन रोक रहा है, आप उनकी बात तो मुकम्मल होने दें। हो सकता है कि उनकी बात जैसे ही मुकम्मल हो आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाए। जिस पर जस्टिस मुनीब ने फिर आप मुखातब किया चीफ जस्टिस को और उनसे कहा कि बेंच का हिस्सा हूं, सवाल मेरा हक है और अगर मुझे सवाल पूछने का हक ही नहीं है या मैं सवाल ही नहीं पूछ सकता तो मेरा इस बेंच में बैठने का क्या मकसद है। ये मकसद ही फौत हो जाता है। इसका मतलब यह था कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को यह बात बावर कराने की कोशिश की गई थी कि जनाब अब अगर मुझे मेरी मर्जी से कार्रवाई का हिस्सा बनने के से रोका गया तो हो सकता है कि मैं इस बेंच की कार्रवाई को अधूरा छोड़कर उठ के चला जाऊं और ये फुल कोर्ट भी टूट जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बंदयाल साहब के दौर में होता रहा था। इसका मतलब ये है कि वो डिवीजन जो हमें बंदयाल साहब के दौर में नजर आ रही थी मनपसंद जजों को लेकर जो है फैसले करवाने की, उसके तासुर को एक मर्तबा फिर तकवीयत देने की कोशिश की जा रही है। अब अगर आपको याद हो कल के वीलॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि बेंच और बार दोनों को आमने सामने लाने की कोशिश की गई। जस्टिस वो जो है वकील जो थे सुप्रीम कोर्ट के ख्वाजा तारिक रहीम साहब, उनकी अदालत में अदम मौजूदगी को उनके साथी इम्तियाज सिद्दीकी ने ये कहकर जो है स्कैंडलाइज करने की कोशिश की कि चीफ जस्टिस के रवैये की वजह से तारिक रहीम आज अदालत में नहीं आई, यानी उनका रवैया तारिक रहीम के साथ नारवा था। इसीलिए उन्होंने कहा कि जनाब मैंने वहां पर जाके अपनी जो बेइज्जती करानी है, इससे बेहतर है कि मैं घर ही बैठा रहूं। और उसके बाद इम्तियाज सिद्दीकी और काजी साहब के दरमियान जरा थोड़ी सी तकरार भी हुई और उस मामले को जो वकील साहब थे
उन्होंने बदतमीजी का रंग देने की कोशिश की और उसके बाद काजी साहब ने उनको टोक दिया। ये मामला वहां पे खत्म हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके बाद एक मुकम्मल कैंपेन, जिस तरह मैंने आपके सामने रखा था, बिल्कुल वैसे ही वो कैंपेन वहां पर चलाई गई और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का में जो बर्दाश्त का लेवल है वो कम है, वो किसी और की बात नहीं सुनते, वो सिर्फ अपना हुक्म चलाना ही जानते हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पोस्ट ट्वीट्स जिनमें अमूमी तौर पर ज्यादातर जो लोगों हैं उनका वही माइंडसेट है जिन्होंने माजी में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ कैंपेन में हिस्सा लिया था। अब भी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। असूली तौर पर जो होना चाहिए मैंने आपको बता दिया। अलबत्ता ये जो तकरार है और ये जो कशीदगी है ये अब ज्यादा विजिबल हो रही है, और अगर ये मामला आज खत्म नहीं होगा तो मुझे इस बात के खदशात भी लाहक हैं कि शायद ये मामला आगे बढ़ जाए और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन को इसका सामना करना पड़ जाए। दूसरी जानिब मामला आता है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी जस्टिस मुनीब साहब के साथ उसी लाइन और लेंथ पर थे और वो मुसलसल टोक रहे थे फैसल सिद्दीकी साहब को, और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि फैसल सिद्दीकी साहब ने बिलाशुबा बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे अंदाज से अपने केस को प्लीड किया। अब जो हम कानूनदान नहीं है, जो चीज हमें अदालत में या स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है उसी से अपनी राय बनाई जाती है। उन्होंने जिस तरीके से अपने केस को प्लीड किया, जिस तरीके से उनकी तैयारी थी वो नजर आ रही थी, और वो जिस तरीके से जज साहिबान के सवालात का जवाब दे रहे थे, उससे भी इस बात का अंदाजा हो रहा था कि वो अपने मामले को लेकर अच्छे तरीके से आगे चल रहे हैं। और शायद यही वजह थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उनकी बात को मुकम्मल करना चाहते थे, क्योंकि शायद इस केस के लिए उनको उनकी बातों से कुछ जवाब या दलाइल मिल रहे थे जो उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरीके से जब एमक्यूएम के वकील फैसल सिद्दीकी साहब दलाइल दे रहे थे तो इस दौरान उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 191 के तहत पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से सुपरवाइजरी कानून साजी कर सकती है, क्योंकि ये कॉम्पिटेंस का सवाल मुसलसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठ रहा है कि क्या पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है कानून साजी करने के लिए। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में। अब फैसल सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि वो कॉम्पिटेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से कानून साजी कर सकती है, और उस कानून साजी का मकसद सुपरवाइजरी है या गाइडेंस देने से ताल्लुक रखता है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन का ये कहना था कि सुपरवाइज करना क्या कंट्रोल करना नहीं होता। उनका मतलब यह था कि ये जो अगर कोई मुकन्ना या कोई इदारा सुपरवाइजिंग रोल में आता है तो इनफैक्ट वो कमांडिंग पोजीशन में आ जाता है और वो चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक घुमा फिरा सकता है। ये मेरा ख्याल है, उनका ये कहना था। लेकिन जैसे ही ये सुपरवाइजरी वाला मामला आया तो जहन में फौरी तौर पर जनाब पनामा केस आ गया, क्योंकि जो जज साहब सुपरवाइजरी रोल का जिक्र कर रहे थे वो उस पनामा के बेंच के में शामिल भी थे, और उस पनामा के बेंच ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एहतसाब अदालतों में चलने वाली कार्रवाई को, जिस बंदे को सुपरवाइजिंग का रोल दिया था वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ही थे, उन्हीं को मॉनिटरिंग जज लगाया गया था, यानी उन्हीं को सुपरवाइजिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। अब वो कॉल उनके कि सुपरवाइज करना कंट्रोल करना नहीं होता, तो फिर इस बात का वजाहत अब जनाब एजाजुल एहसन साहब ही कर सकते हैं कि पनामा के दौर में जज बशीर और जज अरशद मलिक दोनों की जो उन्होंने सुपरविजन की थी वो किस हद तक थी और उसके कैसे नताइज उनको बरामद हुए, क्योंकि ये बात तो अब काफी हद तक नुमायां हो चुकी है कि वहां पर सुपरविजन हुई थी और बड़ी ठीक ठाक किस्म की सुपरविजन हुई थी, जिसके नतीजे में जनाब ये काम आगे बढ़ा था। अब ये कार्रवाई जारी है। अब ये जो है फैसल सिद्दीकी साहब, उनके बाद जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी के बाद जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब के दलाइल है, और उसके बाद इस केस को क्लोज होना है आज के दिन। बज़ाहिर तो इसी बात के इम्कानात लगते हैं अगर 4:30 बजे तक ये मामला आगे चलता है। अदरवाइज फिर उसके बाद कोई नई सिचुएशन डेवलप होगी। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो अनबन है ये शायद थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी, और इस अनबन के कुछ और शाकार शायद हमें इस समात में देखने को मिल सके। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।